रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। दिव्यांगों के लिए सुनहरा मौका। दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग 26 फरवरी 2024 सोमवार के दिन दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के अमृत गार्डन में पर्पल फेस्टिवल का आयोजन कर रहे हैं। दिन भर चलने वाले इस कार्यक्रम में मौज होगी, मस्ती होगी, सांस्कृतिक सहयोग, नृत्य, खेल, क्रीड़ा और कई इंटरैक्टिव स्टॉल्स होंगे। उपस्थित सभी गण असीमित मनोरंजन का आनंद ले सकेंगे। इसके लिए किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन पंजीकरण की कोई आवश्यकता नहीं। बस अपना वैध आईडी प्रमाण पत्र लेकर आएं और राष्ट्रपति भवन देखें। तो मिलते हैं 26 तारीख पर्पल फेस्ट के लिए अमृत गार्डन राष्ट्रपति भवन में। या दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। आज बदलता दौर में ये बेहद खास शो है, खास पर्सनैलिटी से आपको मिलवाएंगे भी। आज हम बात करेंगे एक्सेसिबल सिनेमा की। जब भी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज पर मूवीज आती हैं तो हमारा एक सवाल रहता है कि जब मूवीज ब्लाइंड पर हैं तो क्यों किसी ब्लाइंड किरदार को मौका नहीं दिया जाता। या फिर हमारा ये भी सवाल रहता है कि जब आप मूवी बनाते हैं तो उसको एक्सेसिबल फॉर्म में लॉन्च क्यों नहीं करते। तो इन्हीं सवालों के जवाब हमें एक डायरेक्टर साहब की मूवी से मिले हैं। जहाँ एक मूवी आई है रब दी आवाज, जो पूरी तरह से एक्सेसिबल है, सबटाइटल्स के साथ है, इंडियन साइन लैंग्वेज के साथ है, ऑडियो डिस्क्रिप्शन के साथ है। यूट्यूब पर सबके लिए ये मूवी फ्री है, आप सभी देख सकते हैं। इसमें एक्सेसिबिलिटी का पूरी तरह से ध्यान रखा हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसमें कई पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को रोल करने का मौका भी मिला है। आज हम बात करेंगे इस मूवी के आइडिया के बारे में, कैसे इस मूवमेंट को आगे ले जाया जाए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ओजस्वी शर्मा जी हैं, जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं। कई अवार्ड्स इन्हें मिले हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से भी इनको अवार्ड मिला है। आज के दूसरे मेहमान हमारे साथ शिव जी हैं। शिव चंडीगढ़ से हैं और इन्होंने में एक्ट किया है। जानेंगे इनका एक्सपीरियंस। तो आप दोनों का रेडियो उड़ान पे बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू वेरी मच दानिश भाई, थैंक यू। और जसवी जी, सबसे पहले तो हमारे लिसनर्स को अपने बारे में बताएं। जी, रेडियो उड़ान के सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मुझे फिल्में बनाने का बहुत शौक है और मैं निरंतर प्रयास करता हूं कि अच्छी अच्छी फिल्में बनाऊं। अपनी ओर से एक निरंतर एक अच्छा प्रयास जारी रखूं और आप दर्शकों के लिए फिल्में बनाता रहूं। 2012 से मैंने फिल्में बनानी शुरू की थी। मेरा करियर की शुरुआत 2012 से हुई। आज एक दशक से ज्यादा का मुझे वक्त हो गया है फिल्में बनाते हुए। और इस दौर में लगभग 600 से ज्यादा मैंने वीडियोस प्रोड्यूस किए होंगे और लगभग 20 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्रीज और 2 फीचर फिल्में और 100 से अधिक ऑफिशियल सिलेक्शंस हो गए हैं जिनके। और अब एक फिल्म फेस्टिवल भी हम होस्ट करते हैं हर वर्ष चंडीगढ़ में, सिक लेंस के नाम से। और पिनाका मीडिया वर्क्स और रोलिंग फ्रेम्स एंटरटेनमेंट, रोलिंग फ्रेम्स मोशन पिक्चर्स और मास्टर शॉट पिक्चर्स की नींव रखी गई थी 2017 के बाद से इन 4 कंपनीज की, जिनका मैं चेयरमैन हूँ। और लोगों से मिलना मुझे बहुत अच्छा लगता है और सच्चाई पर आधारित घटनाएं, सच्चाई पर आधारित जो इवेंट्स होते हैं और खासकर जो जेन्युइनली जो लोग समाज में निरंतर जो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, कुछ बदलाव लाने का, कुछ बिखरी हुई चीजों को जोड़ने का, कुछ अच्छी चीजों को स्थापित करने का, जो कहते हैं ना कि मॉडर्न लिबरेशन की तरफ जो काम कर रहे हैं और इंटीग्रेशन की तरफ काम कर रहे हैं, ये मुझे चीजें बहुत भाती हैं। रब दी आवाज से पहले जिस फिल्म को मतलब बहुत ही बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर और राष्ट्रीय मंच पर बहुत ज्यादा प्यार मिला, उस फिल्म का नाम था एडमिटेड, जिसके मुझे नेशनल फिल्म अवार्ड से भी नवाजा गया। और अब फिल्म 2023 के बिल्कुल आखिर में, जो कि 2024 में एक्चुअली जिसको ज्यादा प्रेम मिल रहा है, इस फिल्म का नाम है रब दी आवाज।
इस फिल्म को लिखा है, प्रोड्यूस किया है, डायरेक्ट किया है। और अकेले मैंने नहीं लिखा है, मेरे साथ और भी बहुत को राइटर्स हैं। और इस फिल्म के थ्रू प्रयास किया है कि हम सभी एक ही मंच पर बैठ के बात कर सकें और दुनिया को एक ही नज़र से देख सकें। सभी हम बराबर हैं, सबकी अपनी एक आवाज़ है, सबके अपने अपने पॉजिटिव्स हैं, सबके अपने अपने कुछ कमियां हैं जिनको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। एंड नोबडी इज परफेक्ट। और दुनिया से ज़्यादा अगर आप अपने मन की आवाज़ को सुनेंगे तो आपके मन की आवाज़ ही आपकी रब की आवाज़ है। इस फिल्म का मैसेज ये फिल्म देती है। और ये फिल्म को एक फिल्म में इंक्लूजन की तरफ एक बहुत ठोस कदम उठाए गए हैं फिल्म के अभिनय द्वारा, फिल्म के संगीतकार द्वारा, फिल्म का जो सह निर्माता है जो संगीत के वो भी विजुअली इम्पेयर्ड हैं। फिल्म में बहुत सारे किरदारों ने अपीयरेंसेस दी हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं। यहाँ तक कि चंडीगढ़ ब्लाइंड स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो भी इस फिल्म का हिस्सा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें। और इस फिल्म में सिर्फ विजुअली चैलेंज लोग नहीं दिखाए गए, इसमें ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड, सेरेब्रल पैल्सी, बहुत सारे लोगों को इस फिल्म के थ्रू जोड़ा गया है। और न केवल इस फिल्म को ऑडियो डिस्क्रिप्शन में भी, हिंदी ऑडियो डिस्क्रिप्शन के साथ भी रिलीज किया गया इस फिल्म को भारतीय सांकेतिक भाषा में भी, ताकि सभी दर्शक जो हियरिंग इम्पेयर्ड हैं वो भी हमारे डायलॉग्स को, संवाद को, संगीत को और बेहतरी से समझ सकें। और जो विजुअली इम्पेयर्ड, विजुअली चैलेंज ब्लाइंड जो कम्युनिटी है उनके चैलेंजेस को वो भी समझ के दे कैन रिलेट और साथ में मिलके हम एक तरीके की फिल्म को देखें विच सेलिब्रेट्स इंक्लूजन। राइट। शिव, आप भी बताएं थोड़ा अपने बारे में हमारे लिसनर्स को। थैंक यू दानिश भाई, और रेडियो डॉन सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और मैं पहले भी रेडियो डॉन पे आ चुका हूँ, तो रेडियो डॉन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा एक अच्छा अवसर प्रदान करता है अपनी बात रखने के लिए। और मैं शिव कुमार शर्मा चंडीगढ़ से हूँ और मैं वैसे स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में जॉब करता हूँ। और जसवी भाई के साथ मेरी जो पहचान है बहुत पुरानी है, 2018 से हम एक दूसरे को जानते हैं। 2021 में जसवी भाई का फोन आया कि शिव भाई एक फिल्म कर रहे हैं, तो क्या आप उसमें काम करोगे? मैंने कहा जसवी भाई बिल्कुल करेंगे। तो कहते एक ब्लाइंड कैरेक्टर है, तो ब्लाइंड कैरेक्टर मैंने वैसा ही सोचा जैसे आपने आम फिल्मों में सोचा ही होगा कि क्या दिखाया जाता है ब्लाइंड्स को। तो बस वहां से बात बनी और फिर अब दी आवाज बनी। तो जसवी जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको मूवी का आइडिया कब और कैसे आया? 2018 में की बात है ये, जब मैं एडमिटेड फिल्म के लिए इंटरव्यूज देने जाता था रेडियो स्टेशन में। तो जनरली रात को जाता था और रात को बिल्कुल रेडियो स्टेशन खाली होता था। मतलब 9 बजे के बाद अगर आप किसी भी रेडियो स्टेशन में जाओ तो खाली होता है, क्योंकि सारी टीम, मार्केटिंग वगैरह जो उनके पूरे बहुत लोग होते हैं जो पूरा दिन काम करते हैं, सेल्स वगैरह, वो सब जा चुके होते हैं। तो सिर्फ जिनके शोज हैं सिर्फ वही वहां पर होते हैं। तो वहां पर जिस आरजे के साथ में बैठा था तो मैंने उनको उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि जोशी भाई, मैं ना यहाँ बंद कमरे में बैठ के बोलता तो रहता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मुझे कोई सुनने वाला भी है कि नहीं। मतलब लोग सुनते हैं लेकिन कितने लोग सुनते हैं, किस टाइप के लोग सुनते हैं, वो मुझे नहीं पता लगता। तो मेरे को उनकी फीलिंग समझ में आई। मैंने कहा इनको ना अपने दर्शक दिख रहे हैं लेकिन इनको अपनी आवाज तो सुनाई दे रही है। तो ये आवाज का जो संगम है, इस चीज को मैं वहां पर समझा। और फिर मुझे एहसास हुआ कि एक आवाज की अहमियत मतलब किसके लिए सबसे ज्यादा है। मतलब तो इसका जो थॉट था वो मैंने एक मेन स्ट्रीम ऑडियंस की तरफ एंगल से सोचा। एक चीज को समझना है कि मैंने इस फिल्म का जो इथोस है, इस फिल्म की जो आइडिया है, वो समझाना किसे है। क्या हम ये फिल्म बना रहे हैं टू टेल द विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी? नो, हमें उल्टा फ्लो करना है। सो जो मैसेजिंग है वो दूसरी तरफ से आनी चाहिए। तो अब मैंने ये 2 किरदार लिखे और उनके बीच वार्तालाप क्या होगा, और जब वार्तालाप होगा तब दोनों अपने जीवन से क्या उपेक्षा रखते हैं उस चीज के बारे में भी बात होनी चाहिए। क्योंकि चैलेंजेस सबकी जिंदगी में होते हैं। इस फिल्म में ये एक मूल स्तंभ इस फिल्म का ये भी है कि एवरीबडी हैज चैलेंजेस।
whether it be visually challenged, whether you are इमोशनली चैलेंज, वेदर यू आर डिप्रेस्ड। डिप्रेशन का जो आज की जो युवा जो लगता है ना, जिनके पास सारी मूल सुविधाएं हैं, लेटेस्ट फोन है, सब कुछ है, वो भी कुछ ना कुछ फेस कर रहे हैं। और हमने ये इस फिल्म में डंके की चोट पे इस चीज के बारे में बात की है, पर समझने वालों की समझदारी पे भी डिपेंड करता है। इस फिल्म में बहुत चीजों के बारे में बात की गई है। तो आइडिया 2018 से इसका उठा, लगभग 2 वर्ष इसको लिखने में लगे, क्योंकि डायलॉग्स को लिखना ऐसे था कि वो इतना नेचुरल लगे कि ये आमने सामने बैठ के ही बात कर रहे हैं। बिल्कुल ही उस फ्लो में लिखा। एक पर्सन के करियर का लोएस्ट पॉइंट दिखाया गया कि जब उसकी जिंदगी में सब कुछ खत्म था, जब उसके पास अब लूज करने को भी कुछ बचा नहीं था, तब उसकी जिंदगी में एक अवतार आता है जो आके ना केवल उसका मतलब उसका नजरिया बदलता है, बल्कि सभी सुनने वाले श्रोताओं का, सभी देखने वाले दर्शकों का, सबका नजरिया बदल देता है। और एक बड़ी खूबसूरत सी लाइन इस फिल्म से निकल के आई कि बात नजर की कभी भी नहीं थी, बात हमेशा नजरिए की। तो 2-2.5 वर्ष लिखने में लगे, बट फाइनल डायलॉग्स हमने 2022 पक्के किए। पूरा वेटिंग हुई, और इस फिल्म के लिए एक बार जब करण के पूरे डायलॉग्स कंप्लीट हुए, सारे किरदारों के डायलॉग्स कंप्लीट हुए, उसके बाद जब शिव भाई के भी डायलॉग्स कंप्लीट हुए, एक एक लाइन लगभग हमने शिव भाई के साथ कम से कम 20 टेबल रीडिंग्स हमने बहुत इन डेप्थ की, और डायलॉग्स में एक एक चीज को समझना कि कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स कैसे हमने साथ में लेके चलने हैं। बिकॉज सिर्फ इस फिल्म में शिव नहीं थे, वो हर उस महिला, हर उस पुरुष, हर व्यक्ति की एक आवाज थे, जो कि एक स्टेशन में आते हैं और दर्शकों के सामने ओपनली खुले होके अपने मेरिट्स को बताते हैं और रखते हैं। तो शिव भाई और जितने भी हमारे एडवाइजर्स थे, उनके साथ में चीजों को वेट किया गया, और फिर शिव भाई के सारे डायलॉग्स को ब्रेल में लिखवाया गया, और ताकि ही शुड स्टिक टू द लाइंस, क्योंकि बहुत अच्छी लाइनें लिखी थी, तो ऐसा ना हो कि वहां के थोड़ा कुछ भूल गए या कुछ ज्यादा भूल गए। तो ब्रेल में पूरी फिल्म को फिर शिव भाई के सारे डायलॉग्स और उनका स्क्रीन प्लॉट सारा ब्रेल में किया गया, और फिर ब्रेल में सर ने परफॉर्म किया। फिर तो कोशिश रही कि फिर ये हर वे में इस चीज में हम चाहें कि शिव भाई, ना केवल शिव भाई बल्कि आने वाले फिल्मों में और भी किरदार उसी वे से ही हमारे साथ कंफर्टेबली काम कर सकें, सिनेमा को समझ के काम कर सकें। राइट। और जसवीर जी, एक चीज मैं यहाँ पे समझना चाहता हूँ आपसे कि मूवीज आती हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी, लेकिन एक्सेसिबिलिटी की समझ सबको नहीं होती, और एक्सेसिबल फॉर्म में ज्यादातर मूवीज नहीं आती। तो आपको एक्सेसिबिलिटी की समझ कब आई? क्या वर यू अवेयर बिफोर मेकिंग दिस मूवी, या इस मूवी के प्रोसेस में आपको इसके बारे में पता चला? और हाउ क्रूशल एक्सेसिबिलिटी वाज फॉर यू? ये बहुत क्रूशल पार्ट था जी, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि हमारी लगभग 50% ऑडियंस हमसे इतना प्यार करती है कि वो उनको लगता है कि हम उनका इस लेवल तक जा करके उनके बारे में सोच सकते हैं। तो फिल्म की जब पोस्ट प्रोडक्शन शुरू हो चुकी हुई थी, तब फिल्म दिसंबर 28 को रिलीज थी, लेकिन अप्रैल 2023 में ही शायद मेरी इंडियन साइन लैंग्वेज को लेकर के मीटिंग हो चुकी हुई थी, जो कि RCI के और जो रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के अप्रूव्ड, और जो इंटरप्रेटर्स साइन लैंग्वेज के जो सर्टिफाइड जो साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स हैं, उनसे हमारी मुलाकात हो चुकी हुई थी। नितेश शर्मा जी उनका नाम। तो बल्कि वो भी वेट कर रहे थे कि पिक्चर कब हम लेके आए, पर हमारे पास इतना काम था पिक्चर को करने को कि उनके पास भी फिर हम लगभग 5 महीने बाद गए। और ऑडियो डिस्क्रिप्शन में शुरू से ही प्लान था, शुरू से ही हमें पता था कि जैसे, क्योंकि ये फिल्म क्योंकि शिव का इतना इम्पैक्टफुल रोल है, पूरी कम्युनिटी को समझना कि जब शिव आए उससे पहले की स्टोरी क्या है और उसके बाद की स्टोरी क्या है, उसको डिस्क्राइब करना। क्योंकि सब लोग फिल्में देखते थे और मैं साथ में रह के इनसाइड एंड आउट इन चीजों को ऑब्जर्व करता था कि ये फिल्में देख कैसे रहे। रादर इस फिल्म से को रिलीज करने से पहले मेरी कुछ एप्लीकेशन डेवलपमेंट वालों से भी बात हुई कि हमारी फिल्म को एक्सेसिबल करना है, आपके पास क्या सुझाव है। तो उन्होंने सोल्यूशन नहीं दिया, पैसे मांगे बस। तो
जो चीजें वो हमें ऑफर कर रहे थे, उन चीज की सारी टेक्नोलॉजी, उस चीज का सारा कुछ तो हमारे पास पहले से ही था। तो डिफिकल्टी इम्प्लीमेंट करने में नहीं रही, क्योंकि हमारे पास चीजें सारी थी। उसको सही ढंग से करने में वर्क बहुत ज्यादा ध्यान से किया, जैसे कि ऑडियो डिस्क्रिप्शन में किया गया। क्योंकि अगर हम फिल्म को बना करके किसी थर्ड पार्टी एजेंसी को दे देते तो शायद वो उस फ्लेवर के साथ उस काम को ना कर पाते, ऐसा मेरा मानना है। बट इसका भी दूसरा पक्ष हो सकता है। पर हम चाहते थे कि जैसे हमने इस फिल्म को बनाया है, इस फिल्म को पेरेंट किया है, उसी फ्लेवर में ही हम इस फिल्म के ऑडियो डिस्क्रिप्शन से लोगों को पहुंचाए, तो दिक्कत नहीं आई है सच कोई भी। आई थिंक एक बार हमने तय किया, सही लोगों से इस चीज को नर्चर किया, तो ये रास्ते हमारे लिए खुल गए। बल्कि जब फिल्म का ट्रायल हुआ था पहला, तो सब लोग उठे अंदर, तो सबकी आंखें नम थी, कुछ लोग बहुत हैप्पी थे। मतलब एक कंटेंटमेंट वाली फीलिंग थी कि भाई ऐसा नहीं कि भाई बहुत ज्यादा हंसते हंसते उठे, एक सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग के साथ सब उठे थे। तो तभी मैंने कहा था कि अगर ये फिल्म लॉक होती है तो इसके ऑडियो डिस्क्रिप्शन और इंडियन साइन लैंग्वेज का काम शुरू कराऊं, क्योंकि वो एक अलग प्रोसेस है उसके बाद। तो उसको करने में और उसको भी परफेक्टली करने में बहुत वक्त लगा, ऐसा नहीं कह सकते, बट महीना तो आराम से लग गया। राइट, शिव आते हैं अब हम आपके पास, और बतौर अभिनेता आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इस मूवी में? दानिश भाई, जैसे मैंने बताया कि जब शर्मा जी का फोन आया मुझे कि शिव भाई काम कर रहे हैं फिल्म के लिए, तो मैंने कहा यार छोटा मोटा रोल कोई होगा। कहते कब मिल रहे हो? मैंने कहा मिल लेते हैं। जब हम मिले तो इन्होंने मेरे को स्टोरी बताई कि ये स्टोरी है और आपका ये रोल है। और इन्होंने सबसे बड़ी बात ये बोली कि शिव भाई अपने डायलॉग आप खुद फ्रेम करेंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे। ये हमने आपको वो दे दिया, एक बता दिया कि यहाँ यहाँ ये चीजें हैं। तो डायलॉग्स लिखने में इन्होंने हमारे को पूरी छूट दी कि आप अपने हिसाब से डायलॉग फ्रेम करो, अपनी डिसेबिलिटी। अगर आपकी डिसेबिलिटी लोगों में बात पहुंचाना चाहती है, अपनी कम्युनिटी आपकी पहुंचाना चाहती है, तो वो कैसे पहुंचाएगी? तो उस हिसाब से मैंने वो चीजें प्लान की। हमने कुछ चीजें बहुत ऐड भी की, बहुत चीजें ऐड की कि ये चीज भी छूट गई, बोलनी चाहिए, क्योंकि डायलॉग्स बहुत बार फिल्टर हुए। और अगर आप पूछो एक्सपीरियंस एक्टिंग करने का, तो कैमरा कभी फेस नहीं किया था। थिएटर तो हमने बहुत किया है, पर कैमरा फेस करना मेरे लिए अपने खुद ही बहुत बड़ा चैलेंज था। और दूसरी चीज ये है ना कि आपने ब्लाइंड को समझाना है कि आपको एक्ट कैसे करना है, तो वो भी कोई कोई समझा सकता है, हर किसी के बस की बात नहीं है कि ब्लाइंड को कैसे समझाना। एक्सप्रेशंस के बारे में समझाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमने कभी वो चीजें सीखी नहीं है। लेकिन ओजस्वी भाई ने बहुत ही अच्छे ढंग से, इनकी पूरी टीम ने बहुत ही ढंग से हमने ये चीजें की। और हमने यस, बहुत मजा आया। और ये लगा ही नहीं कि किसी फिल्म का काम है, उन्होंने कहा बस कर दो, जैसा भी हो बोल दो, बस जो मन में है बोलो। फीडबैक रहा लोगों का मूवी के बाद? सर मूवी के बाद बहुत अच्छा फीडबैक है, लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं मूवी को। और जो हम मैसेज देना चाहते थे वो लोगों तक जा रहा है। जैसे हमने एक जगह स्पेशल स्कूल्स की बात की थी, स्पेशल होम्स की। मैं पूरा डायलॉग नहीं बोलूंगा, जहाँ पे हमने कुछ खाने वाने की बातें की थी कि एजुकेशन में हेल्प होनी चाहिए, ऐसा टाइप का एक डायलॉग था। तो वो लोगों को चीजें समझ आ रही हैं कि हमें उस चीजों पे काम करना चाहिए। तो वो धीरे धीरे अब आएगा। दानिश भाई, अब मेरे से किसी ने पूछा कि आपकी लाइफ में इस मूवी के बाद क्या चेंज आएगा, मैंने कहा हमारी लाइफ तो वैसे ही चलती रहेगी, चेंज तो सोसाइटी में आना चाहिए। और जसवी जी, कुछ और सवालों के साथ आपके पास आते हैं। 2 सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं यहाँ पे। एक है कि बहुत सारी मूवीज आती है पर्सन विद डिसेबिलिटी, लेकिन ज्यादातर मूवीज में पर्सन विद डिसेबिलिटीज का मजाक उड़ाया जाता है। जो टर्मिनोलॉजी होती है वो सही बात मजाक की नहीं है। आप मजाक कीजिए, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, लेकिन आप मजाक नहीं करते हैं। आप डिसेबिलिटी को बहुत ही नेगेटिवली पोर्ट्रे करते हैं। जो लोगों का, एक आम लोगों का नोशन होता है, वो और स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि शायद ऐसा ही होता होगा पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ। और दूसरा मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ऑडियो डिस्क्रिप्शन, ये हमारी मांग रहती है, हम कब से लड़ रहे हैं कि जो भी मूवी आए ऑडियो डिस्क्रिप्शन के साथ आए। तो क्या कहेंगे आप बाकी डायरेक्टर्स को? क्या आपको लगता है कि हमें थोड़ा और सेंसिटाइज होना चाहिए पर्सन विद डिसेबिलिटीज को लेके, और साथ ही साथ हर मूवी ऑडियो डिस्क्रिप्शन और साइन लैंग्वेज के साथ आनी? इन दोनों पर आपका व्यू पॉइंट चाहता हूं।
सर मुझे पता नहीं कि मैं राइट कैपेसिटी में हूँ कि इन बाकी निर्माताओं को कोई सुझाव दूँ। मैं उनको बिल्कुल कोई सुझाव नहीं दे सकता सर। ये ना उनकी अपनी समझ है, और सिनेमा और आर्ट का जो ये मिक्सचर है, ये हर आदमी की अपनी कैपेसिटी और अपनी समझ पे ही है। हम समझ को जो है ना, किसी की समझदारी को हम वो नहीं कर सकते, क्या कहते हैं, उसके ऊपर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं लगा सकते कि इतनी समझदारी की फिल्म बनाओ और इतना मजाक बनाओ, इतना ना बनाओ। क्योंकि बनाने वालों को ना एक थोड़ा सा एक छूट मिली होती है स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर देने के लिए कि हम इस फिल्म के दौरान किसी भी जाति, धर्म, समुदाय, डिसेबिलिटी का वो नहीं करते। ये फिल्म एक वर्क ऑफ फिक्शन है, और वो कह के उस चीज की लिबर्टी लेते। राइट सर, आई थिंक चैलेंज यहीं पे है ना। तो वो ना चाहकर भी वो ये नहीं रियलाइज करते कि उनके किए हुए मजाक से कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है। जैसे कि हम जेंडर सेंसिटाइजेशन की भी बात करते हैं, ऐसे डिसेबिलिटी सेंसिटाइजेशन की भी बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज को समझें, चूक हुई कहाँ है। जो हमारे जितने भी क्रिएटर्स हैं और इन्वेस्टर्स हैं फिल्मों में, वो आते तो हमारे समाज से ही है ना। उन्हीं स्कूलों में पढ़े हैं जिनमें हम पढ़े हैं, या हमारे जैसे स्कूलों में ही पढ़े हैं, या हमारे दर्जे के स्कूलों में ही पढ़े हैं। नॉट नेसेसरली कि मे बी वो ब्लाइंड स्कूल में पढ़े हो, स्पेशल स्कूल में पढ़े हो, पर वो हो सकता है कि सेम इकोनॉमिक स्टेटा वाले स्कूल में ही पढ़े हो। राइट सर। तो हो सकता है उन्होंने भी सेम ही सिलेबस पढ़ा है, सेम स्कूल सीबीएसई बोर्ड पढ़ा है। तो कहीं क्या ये अभी तक हमारे सिनेमा एजुकेशन का पार्ट ही नहीं बना ना। तो हम लोगों के अंदर एम्पैथी कैसे क्रिएट करेंगे? हमने सिनेमा का रोल ही नहीं डिफाइन किया। हमने सिनेमा को रखा है एंटरटेनमेंट समझ के, उसको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बोलते हैं। सिनेमा को एजुकेशन का पार्ट तो नहीं बनाया। तो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेंगे? क्योंकि दर्शक रिस्पॉन्सिबल सिनेमा को देखने नहीं जाते। आज आप एक फिल्म लगाए जो पॉपकॉर्न एंटरटेनमेंट है, और दूसरी फिल्म जो थोड़ा एनलाइटन कर रही है, एम्पावर कर रही है। आप दोनों का बिजनेस कंपेयर करके देखो, इसका जवाब आपके अंदर से आएगा कि लोग कौन सी फिल्म को देखने जा रहे हैं। तो जब ऐसे बनाने वाले निर्माताओं की लागत ही पूरी नहीं हो पाती, तो जिस किसी निर्माता निर्देशक ने उतनी हिम्मत टूट के की होती है कि मैं एक अच्छा मैसेज, मैं राइट रिप्रेजेंटेशन, प्रॉपर एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन, राइट टर्मिनोलॉजी एंड रिस्पेक्टिंग एवरीबॉडी सेंटिमेंट्स को लेकर के मैं फिल्म बना रहा हूँ, तो बहुत सारे लोग उसको फिल्म ना कह के लेबल कर देते हैं कि इसने तो डॉक्यूमेंट्री बनाई है। तो अगले की हिम्मत आधी तो वहीं तोड़ देते हैं, तो वो आगे बढ़ता ही नहीं है। हमारे पास कोई गाइडलाइन या कोई बेंचमार्क नहीं है डिफाइन करने का और लोगों को समझाने का कि आप इस तरीके की फिल्म बनाइए तो वो एक रिस्पेक्टेबल फिल्म होगी, या इसमें सेंटीमेंट्स का ख्याल रखा जाएगा। नहीं, फिल्म हर तरीके की बनती है। हमें किस चीज पे काम करना है? हमें इक्वल बिहेवियर पे काम करना है। जरूरी नहीं है, देखो एक जो पर्सन मेरे जैसा है और काफी समाज के करोड़ों देश की संख्या के लोग, जो जनसंख्या के लोग जो मेरे जैसे हैं, हमारे को भी बुरी आदतें हैं, हम भी क्राइम कर सकते हैं, हम भी गाली दे सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है, क्या मैं ये चाहता हूँ? उसका जवाब है नहीं। तो जो मैं नहीं चाहता हूँ वो सुधार में, वो चेंज मैं अपने सिनेमा से लेके आ सकता, वो मैं औरों के लिए, औरों से अपेक्षा नहीं कर सकता। और उस चीज का ये भी है, अगर और नहीं कर रहे हैं और मैं कर रहा हूँ, तो वो कम्युनिटी मेरे फिल्म्स की रिस्पेक्ट ज्यादा करेगी। सिंपल सी बात है। मैं उनको क्यों सुझाव दूं? मंत्रालय अगर कमेंट सीख करेगा तो मैं मंत्रालय को सुझाव दूंगा, क्योंकि उनके पास ऑथराइजेशन है फॉर सेंसरशिप। जैसे एनिमल बोर्ड नहीं कहता आपको लिखना पड़ेगा कि नो एनिमल वॉज हर्ट इन द मेकिंग ऑफ द फिल्म, लेकिन किसी ने ये तो पूछा नहीं कि इंसान हर्ट हुआ नहीं हुआ। इंसान हो सकता है, एनिमल नहीं हो सकता। तो आपकी और मेरी भावनाओं को भी तो ठेस पहुंचती है ना। फिल्में बहुत बनती हैं, जो जरूरी नहीं कि पर्सन विद डिसेबिलिटी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है, तो भाई आम आदमी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। रिलीजियस सेंटीमेंट्स भी डिस्टर्ब होते हैं लोगों के। तो इस चीज में सेल्फ सेंसरशिप का प्रोसेस आता है, वो है। और एक सवाल का जवाब ये था आपका कि सभी निर्माताओं को ये आइडिया नहीं आता कि पहले क्यों नहीं वो ऑडियो डिस्क्रिप्शन कर लेते। अगर नहीं हुई है तो इसका मतलब नहीं आता है, क्योंकि वो उस दायरे से सोचते ही नहीं है, वो समझ ही नहीं पाते, या वो इस ऑडियंस को बहुत मार्जिनल समझते। आप समझ रहे हैं कि भारत में अगर कोई भी फिल्म आज की डेट में करोड़ों में बिजनेस करती है, तो उसका जब आंकड़ा देखा जाता है तो कितने पर्सन विद डिसेबिलिटी सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाते हैं? सबसे पहली चीज ये, आंकड़े आपके पास भी मेरे पास भी, परसेंटेज इज लेस देन 5%।
तो निर्माता 5% के लिए काम नहीं करता ना, वो 95% के लिए करता है। क्योंकि एट दी एंड फिल्में कमर्शियल सक्सेस के लिए ही तो बनाई जाती हैं, एंटरटेन करने के लिए भी बनाई जाती है, कमर्शियल सक्सेस के लिए भी बनाई जाती है। अगर खर्चा पूरा नहीं होगा तो वो निर्माता अगली बार आपको सर्व नहीं कर पाए। और जसबी जी, आपकी ही बात को आगे लेके मैं चलता हूँ और जानना चाहता हूँ कि यू हैव आल्सो टेकन अ ह्यूज रिस्क, क्योंकि आपको मालूम है कि इस मूवी की इतनी बड़ी ऑडियंस नहीं है और फंडिंग आई एम श्योर वुड बी अ ग्रेट इशू। तो थोड़ा सा बताएं, व्हाई डिड यू टेक दिस रिस्क? आर यू हैप्पी आफ्टर मेकिंग दिस मूवी? कहानी क्या है पूरी, इसको लेके ये बताएं। मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया है। मैंने अपनी 5 साल से अधिक की सेविंग लगाई है इसमें। मैंने दर्शकों से एक भी पैनी चार्ज नहीं की है। मुझे थोड़े पेट्रन सपोर्ट मिली है विच इज एबल टू मीट 5% ऑफ माई बजट, और उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया हूँ, क्योंकि बगैर उन्होंने बिलीव किया कि हम ऐसी फिल्म पुल ऑफ कर पाए। और आज शायद मैं ये पहला मंच है आपका जिसके थ्रू मैं अपने हमारे पेट्रन्स, हमारे डोनर्स को भी सपोर्ट करना चाहता हूँ और थैंक यू करना चाहता हूँ आपके मंच के थ्रू। और सक्सेस कितनी मिली? सक्सेस इतनी अच्छी मिली है कि मुझे रात को नींद बहुत बढ़िया आ रही है, क्योंकि मैंने हाई नंबर तो इमेजिन नहीं किया था, पर उससे ज्यादा नंबर मिला और मैं पहली बार रेडियो उड़ान पे इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो इट मीन्स कि मैं कम्युनिटी में कहीं तो के दिल में कहीं ना कहीं जगह जरूर बना पाया हूँ, और आपके सभी सुनने वालों के दिल में कहीं ना कहीं एक जगह उनको शायद हमारी फिल्म रब दी आवाज, उसके बाद हमारे शो के होस्ट दानिश भाई, फिल्म के कलाकार, मुख्य कलाकार शिव भाई, अभिनव जिन्होंने करण का किया, और सभी किरदार और हमारा निर्देशन, उनके दिल में कहीं एक जगह, एक मेमोरी जरूर बना के जा पाए। ये हमारी कामयाबी बड़ी। वो ठीक है ओजस्वी भाई, लेकिन मैं समझना चाहता हूँ कि देखिए, फंडिंग तो आपको चाहिए। अगर आपको आगे भी मूवीज बनानी है, यू नीड फंडिंग, यू नीड इन्वेस्टर्स। तो मैं समझना चाहता हूँ कि मूवी रिलीज होने के बाद क्या जो आपने सोचा था वैसा ही हुआ? क्या आपको लगता है कि आगे भी आपको इन्वेस्टर्स मिलेंगे? इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहता हूँ कि क्योंकि हर कोई रिस्क नहीं लेता है, आपने ये रिस्क लिया है, तो मैं समझना चाहता हूँ कि इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। इन्वेस्टमेंट के लिए मैं कोई और सब्जेक्ट पे फिल्म बना लूंगा, मुझे जरूरी नहीं कि मुझे रब दी आवाज बनाना। उसके लिए मैं कोई भी और फिल्म बनाता और उसको ऑडियो डिस्क्राइब कर देता, वेरी सिंपल। उसके लिए रब दी आवाज बनाने की जरूरत थी नहीं कभी भी। रब दी आवाज बात ही थी कि हमारे में से निकल के हमारे जैसी बात कोई रख ही नहीं पा रहा था वो मंच पे। और कोई फिल्म आती, आपने और फिल्म्स नहीं देखी ऑडियो डिस्क्रिप्शन में, आई एम श्योर देखी होंगी, सुनी होंगी, पर उसमें आपके जैसा आदमी नहीं था कोई जो उन फिल्मों का हिस्सा था। दैट इज द ट्रू थिंग। इंक्लूजन सिर्फ ऑडियो डिस्क्राइब करने से इज नॉट मेकिंग इट इंक्लूसिव। इंक्लूसिव इज अबाउट पार्टिसिपेशन इन ऑल स्फीयर्स। शिव कुमार एक्टिंग कर रहे हैं, नवजोत फिल्म का म्यूजिक कर रहा है, ही इज 100% ब्लाइंड। अमरिंदर ऑडियो डिस्क्रिप्शन पे बैठ रहा है, बहुत सारे लोग इस फिल्म का हिस्सा हैं। फिल्म की रिव्यू कमेटी में ब्लाइंड है। तो व्हाई नॉट? ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते? हम हर प्रोग्राम क्यों नहीं कर सकते? व्हाई जस्ट फिल्म, व्हाई नॉट टेलीविजन? टीवी को क्यों नहीं आप ब्लाइंड के लिए एक्सेसिबल बनाते? सबसे ज्यादा अफोर्डेबल तो वही है ना, जो बगैर केबल और बगैर डीटीएच के सब्सक्रिप्शन के हमारे देश में जो पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस है टीवी में, उसको क्यों नहीं एक्सेसिबल बना सकते आप? ये डिस्कशन ऐसी फिल्मों से ही तो उठ रही है ना। और कोई फिल्म बनाई होती मैंने पैसे कमाने के लिए, तो उससे तो नहीं ये डिस्कशन उठती या उठती मुझे ये भी नहीं पता, पर उठी नहीं, इससे उठ रही है। तो ये बेंचमार्क बन गई ना पिक्चर। जो चीज शुरुआत करे वो बेंचमार्क। बाकी चीजों ने किया होगा। मैंने बहुत सारी फिल्मों के बारे में सुना है जो इंडियन साइन लैंग्वेज में हुई है, लेकिन फिल्म के रिलीज होने के 5-10 वर्ष बाद ऑडियो डिस्क्रिप्शन में आई है, 3-4 साल के बाद। उसका कोई पॉइंट नहीं है। हमें ऑडियंस आज बनानी है। आज की ऑडियंस बहुत तेज है सर। आपके सारे लिसनर्स बहुत बहुत स्मार्ट हैं। आप उनको फटाफट कोई चीज बोलो, वो अभी गूगल और यूट्यूब पे सर्च करेंगे, उसको फटाफट सुनेंगे, और अगर उनको पता लगेगा कि ये फिल्म इस फॉर्मेट में भी है तो उसी को सुनेंगे। तो मुझे क्या मिला? मुझे इतने लाखों लोगों का प्यार मिला है। आज मेरे पास एक ऑडियंस बैंक है। वो ऑडियंस बैंक को हम अगली फिल्म सर्व करेंगे, तो कम से कम मेरे पास इन्वेस्टर की गारंटी तो है कि हमारी फिल्म अगली कितने लोग कम से कम देख सकते हैं। इससे पहले ऑडियंस मेजरमेंट टूल ही नहीं था फिल्मों के पास। आप बताओ, अपने दर्शक कौन सी फिल्म गिन सकती है कि हमारी फिल्म कितने दर्शकों ने देखी? व्हाट इज द काउंट?
कोई फिल्म डिक्लेयर की है कि हमारी फिल्म को इतने लोगों ने देखा। पीपल शेयर बिजनेस। बिजनेस तो वेरिएबल है। एक आदमी 100 रुपए की भी टिकट भी खरीद के देखता है, एक आदमी 300 रुपए की भी खरीदता है, एक आदमी 600 रुपए की भी खरीदता है। वो खरीद तो एक आदमी रहा ना। बिजनेस से ऑडियंस का क्वांटम तो डिफाइन नहीं हो रहा। एटलीस्ट हमारे मीडियम में हम ऑडियंस का क्वांटम डिफाइन कर पाए, उनके कमेंट से हम उनका रियल फीडबैक ले पाए। बाकी जगह फोरम्स पे लोग कहाँ लिख रहे हैं किसी फिल्म के बारे में? हमारे बारे में मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा लिख रहे हैं, पर जितने लिख रहे हैं इज्जत से लिख रहे हैं, हम स्वीकार कर रहे हैं। अगर हम उतनी आपकी उम्मीद से बड़ी फिल्म नहीं बना पाए तो आप हमें वो भी बताओ ना। ऐसा नहीं कि हम नहीं बनाना चाहते थे, हम चाहते थे शुरुआत हो। So basically, you wanted to trigger the discussion, you wanted to trigger the discourse, and you have triggered the discourse of accessible cinema. Yes, I think it has started. It has started. आपने बहुत सही इसको मतलब 3 वर्ड्स में ही कर दिया, ट्रिगर्ड द डिस्कशन। यस, तो डिस्कशन अगर शुरू हो गई है तो आई थिंक 1 गोल हैज बीन टिक, एटलीस्ट एक ग्रीन टिक तो हमें मिल गया ना। बिल्कुल, डिस्कशन ट्रिगर करना ही मेन चीज होती है। थैंकफुली इट इज नॉट कंट्रोवर्शियल। थैंकफुली इट इज नॉट कंट्रोवर्शियल। यस, तो शिव आपसे जानना चाहूंगा कि व्हाट वाज योर आइडिया व्हेन यू वर डूइंग दिस मूवी, व्हेन यू हर्ड अबाउट इट? तो एक, बिकॉज यू कम फ्रॉम द सेम सेक्टर, तो व्हाट वाज योर आइडिया और वर यू एबल टू कन्वे दैट आइडिया? दानिश भाई, हुआ क्या कि उसी दौरान अन्नी दिया मजाक आ गई, ठीक है, और उससे पहले ही हम बल्कि बात कर रहे थे, कई जगह हमने बात की कि भी हमारा जो हम काम कर रहे हैं, तो वो मैं इनको पहले बताता था। मैंने कहा आप देखो कि फिल्मों में क्या दिखाया जाता है। इतने में अन्नी दिया मजाक आई, उस टाइम हमारे फिल्म के डायलॉग्स वगैरह लिखे जा चुके थे। मतलब मेरे को एक ना मौका मिला अपनी भड़ास निकालने का। सच्ची बताऊं, ये डायलॉग्स के रूप में जो फीलिंग्स थी वो सच में निकल के आई यार, कि आप क्या दिखा रहे हो, कि क्या कर रहे हो। जिसमें एक जगह मैंने दिखाया कि जब वो करण मुझे स्टूडियो में लेके जा रहा है और मैंने हाथ आगे किया कि मेरा हाथ पकड़ के वो मुझे लेके जाएगा, लेकिन वो आगे निकल जाता है, फिर वो सॉरी कह के वापस आता है और मुझे साथ में स्टूडियो लेके जाता है। आप भी देखो कि जब आपकी कोई इंट्रोडक्शन कराने के लिए आता है तो हमें आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि आप रेडियो डॉन के फाउंडर हो या आप मतलब क्या हो। आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन से पहले सबसे पहले ये बात बताई जाती है कि मेरा दोस्त है, ये तानिश भाई है, ये ब्लाइंड है, इनको आंखों से नहीं दिखाई देता। तो वो हमारी डिसेबिलिटी कहाँ रही, वो तो हमारी स्पेशलिटी बन गई ना। तो ये चीजें मेरे माइंड में थी, फिर हमने ये चीजें ऐड की कि ये डिसेबिलिटी नहीं, ये स्पेशलिटी है। आपको और कोई यही बता रहा है कि भी आप सबसे पहले मुलाकात में लोग आपको यही कहते हैं, रिश्तेदारी में भी ये होता है, कहीं भी आप जाएं, ये उनका मुंडा है, ये ब्लाइंड है। वो ये नहीं बताएंगे कि मैं कहाँ जॉब कर रहा हूँ, ये मेरी अचीवमेंट्स क्या है। सबसे पहली बात यही आती है कि यार ये ब्लाइंड है। तो ये चीजें जब सामने आती थी तो बड़ा वो लगता था यार कि क्या हमारी एक यही पहचान है कि हम ब्लाइंड है। अगर हमारी ये पहचान समाज ने बनाई है तो फिर इसी पहचान को लेके हम फिर अपनी नई पहचान बना लेते हैं। तो ये फिर हमारे माइंड में आया, फिर इस हिसाब से हमने फिर जो है वो डायलॉग्स बिल्डअप किए। राइट, देखिए जो कहा जाता है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, इसमें भी पर्सन पहले है और डिसेबिलिटी बाद में। लेकिन सोसाइटी जैसे शिव ने कहा कि पहले डिसेबिलिटी काउंट करती है, आपको पर्सन बाद में काउंट, पर्सन बाद में काउंट करते हैं। बिल्कुल सही बोला आप। यू हैव ब्रोकन दैट नोशन। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जब ऑडियो डिस्क्रिप्शन हमने लिखना शुरू किया तो जसवी भाई ने कहा कि आप और अमरिंदर साथ में बैठो, कि उन्होंने मेरे को सीन डिस्क्राइब किया, आप बताओ कि एक विजुअली इम्पेयर्ड इस सीन को कैसे महसूस करेगा। तो वो जो ऑडियो डिस्क्रिप्शन का एक एक जो सेंटेंस है वो मैंने और अमरिंदर ने साथ में बैठ के लिखा है। और इसके अलावा जो साइन लैंग्वेज हुई, आप टाइम पूछ रहे थे ना कैसे लगा, कितना चैलेंजिंग रहा। जब हम नितेश जी के पास गए जिन्होंने साइन लैंग्वेज की, तो कहते ही क्या है 2 दिन का काम है, हो जाएगा, कर देंगे। लेकिन यू बिलीव हमें साइन लैंग्वेज में फिल्म बनाने में पूरे 13 दिन लगे। फुली एडिटेड फिल्म जो सेंसर कॉपी में चली गई थी उसको पूरा मतलब वर्ड टू वर्ड, लिप टू लिप मैच करने के लिए 13 दिन लग गए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितना भी इंडियन साइन लैंग्वेज में जितना भी एक्ट हुआ है वो सारा ओरिजिनल डफ एंड म्यूट लोगों ने उसमें काम किया है।
तो वो सभी लोग डेफ एंड म्यूट थे ओरिजिनल, जितने एक्टर्स के लिए, हर एक्टर के लिए अलग अलग पर्सन ने जो है उसमें वो रोल किया है। राइट। और जसबीर जी, अब हमें ये बताएं, जिन लोगों ने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है वो कैसे देख सकते हैं और व्हाई शुड दे वॉच? ओके, सबसे पहली चीज, रब दी आवाज आपको इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि मैंने तो ऐसी फिल्म आज तक नहीं देखी कभी, और मैं एक बार जरूर अनुभव करना चाहूंगा कि ये फिल्म है क्या और किन के लिए है। सबसे पहली चीज, ये भारत की पहली मल्टी इंक्लूसिव फिल्म है और शायद विश्व की भी हो सकती है, पर अभी इस चीज का हमारे पास कोई पुष्टि का डेटा नहीं है। पर पहली मल्टी इंक्लूसिव फिल्म है जो कि पहले दिन ही तीनों फॉर्मेट्स में रिलीज हुई है, विद सबटाइटल्स, विद साइन लैंग्वेज एंड विद ऑडियो डिस्क्रिप्शन। तो मैं इस फिल्म को इसकी अपनी पहली मूव के लिए जरूर एक बार देखना चाहूंगा, और यही मेरा अनुरोध दर्शकों से रहेगा, आप इस फिल्म को अनुभव करके देखें, किसी भी फॉर्मेट में करके देखें। और मैं आपको जरूर ये बताऊंगा कि आप पहले जो फिल्म देखें उसको ऑडियो और डिस्क्रिप्शन के साथ दोबारा देखना और साइन लैंग्वेज के साथ देखना, आपको तीनों फॉर्मेट्स में बहुत मजा आएगा। ये फिल्म हमने किसी को कुछ प्रूव करने के लिए नहीं बनाई, ये हमारे दिल से कहानी निकली थी, हमने इसलिए बनाई। बाकी सारे लोगों की जिम्मेदारी सिनेमा की ओर उनकी अपनी है, हम किसी को उनकी जिम्मेदारी का एहसास नहीं करा सकते। हम किस प्रकार से हमने जिम्मेदारी का एहसास किया है, हमने उस तरीके से अपनी फिल्म में इस चीज को उतारा है और आप दर्शकों के सामने इसको प्रस्तुत किया है। रब दी आवाज आप रोलिंग फ्रेम्स एंटरटेनमेंट के यूट्यूब चैनल पे, RFE TV या रोलिंग फ्रेम्स एंटरटेनमेंट के यूट्यूब चैनल पे जाके आप इस फिल्म को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, साइन लैंग्वेज के थ्रू भी देख सकते हैं। और आप या फटाफट से यूट्यूब पे जाकर के रब दी आवाज, आवाज नहीं लिखना, आवाज लिखना है, क्योंकि आवाज है ये, रब दी आवाज, RABB स्पेस DID स्पेस AWAAZ, रब दी आवाज। आगे फुल मूवी लिख देना, सारे फॉर्मेट्स खुल जाएंगे। आप सर्च करके कौन सा फॉर्मेट आपको देखना है आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। जब भी आप इस फिल्म को देखें या सुने, हमारा आपसे ये निवेदन है कि आप इस फिल्म को पूरा सुनने के बाद या देखने के बाद इस फिल्म के कमेंट सेक्शन में जाके इस फिल्म के बारे में जरूर लिखें। जब आप इस फिल्म के बारे में लिखेंगे तब YouTube का एल्गोरिदम इस फिल्म को और आपके जैसे लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा। तो इस फिल्म को देखने में कोई खर्चा तो उठाना नहीं है, ना कोई सब्सक्रिप्शन इन्वॉल्व है, ना कुछ कोई इन्वॉल्व है। अगर आपको फिल्म पसंद आती है तो आप इस फिल्म का लिंक लेके YouTube से इसको आगे अपने स्कूल, कॉलेज, प्रोफेशनल ग्रुप, फैमिली, हर जगह इसको शेयर कर सकते हैं। और सभी पूरे दुनिया में लोग देख रहे हैं, भारत के बाहर भी बहुत देशों में इस फिल्म को लोग देख रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में। इंडियन कम्युनिटी के लोग ही ज्यादातर देख रहे हैं, क्योंकि बाकी कंट्रीज में इंक्लूजन को लेकर के बहुत एडवांस स्टेप्स लिए जा चुके हैं। ऐसा नहीं है, कुछ देश भारत से भी थोड़ा सा अभी भारत जितने भी एक्टिव नहीं है, इंडिया में भी बहुत इंक्लूजन प्रैक्टिसेस इंक्लूड हो चुकी हैं, खासकर इस मंच के थ्रू भी जो आवाज उठाई जाती है के थ्रू भी। लेकिन फिल्म की तरफ खासकर एक फिल्म जो इंटरनेट पर रिलीज हुई है डिजिटल माध्यम के थ्रू, उसमें ये एक मैं कहूंगा कि एक मजबूत प्रयास करती है ये। तो इस वजह से इसको देखें भी और इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो इस शो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इस मूवी का लिंक दे दिया जाएगा, वहां से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, और रेडियो उड़ान के सभी प्रोग्राम सुनते रहिए। और फिल्म आपको कैसा अनुभव हुआ, आई थिंक आप रेडियो उड़ान की टीम से भी इस विषय में शेयर कर सकते हैं, ताकि ये फीडबैक और आपका जो प्यार है वो हम सभी तक पहुंच सके। और जसप्रीत जी, एक बात बताएं कि जब आप डिजिटल रिलीज कर रहे थे तो क्या आपने सोचा था कि इसको Amazon प्राइम या नेटफ्लिक्स पे भी इसको रिलीज करें? क्या वो थॉट था माइंड में? नहीं, वो पिछली फिल्म से ही बदल गया था, एडमिटेड से पहले ही बदल गया था। एडमिटेड ट्रांसजेंडर एजुकेशन के ऊपर बात थी, तो तब भी इतने मीडियम्स ओपन नहीं थे इस चीज को लेकर के। दूसरी चीज, हम इसको एजुकेशन के लिए, स्क्रीनिंग्स के लिए एक्सेसिबल बनाना चाहते थे। अगर हम किसी भी OTT प्लेटफॉर्म जो कि हमारी कंपनी से अलग है, अगर हम थर्ड पार्टी राइट्स देते, क्योंकि हम एक डिजिटल कंपनी, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन खुद है, तो हर चीज के लिए आपको परमिशन देनी पड़ती। पहली चीज, हम व्यूअरशिप मेजर नहीं कर सकते थे, लोग कमेंट्स क्या लिख रहे हैं हम नहीं पढ़ सकते। आप किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पे जाकर के फिल्म के नीचे क्या कमेंट्स आ रहे हैं आप नहीं पढ़ सकते। अगर कहीं पढ़ सकते हैं तो आप हमें जरूर बताएं, हम अगली फिल्म उस माध्यम के थ्रू ज्यादा
फिर जब हमने यूट्यूब के व्यूअरशिप को अंडरस्टैंड किया, आज भी सबसे ज्यादा मार्केट शेयर इंटरनेट व्यूअरशिप का वीडियोस के मामले में यूट्यूब से अधिक किसी भी प्लेटफॉर्म का नहीं है, क्योंकि वो ज्यादा एक्सेसिबल है और फ्री में लोग प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर सकते हैं। कहीं ना कहीं सिनेमा फॉर इंक्लूजन, सिनेमा फॉर एजुकेशन, सिनेमा फॉर एक्सेसिबिलिटी के अंदर, हालांकि यूट्यूब में भी ऑडियो लैंग्वेजेस को चेंज करने का अभी फीचर नहीं है, और इसके थ्रू हम ये भी प्रयास करेंगे कि ऐसे डिजिटल टेक्नोलॉजीज में भी एक्सेसिबिलिटी के एडवांस्ड फीचर्स को इंट्रोड्यूस किया जाए, और जब वो होंगे तो हम इस फिल्म में वो स्टेप भी ऐड कर देंगे। तो सोचा था, सारे ऑप्शंस भी इवैल्यूएट किए थे, लेकिन पर शायद मैं व्यूअरशिप भी मेजर नहीं कर सकता था उसके बाद। आज हमारे पास दिन का आंकड़ा है कि आज लगभग 2000 नए लोगों ने 3,000 नए लोगों ने देख ली, और चाहे कोई भी फिगर छोटी हो या बड़ी हो, वो पिछले दिन से तो ज्यादा ही है। तो वो फिगर्स हमें बाकी के प्लेटफॉर्म्स के थ्रू नहीं मिल पा रही थी, और मुझे नहीं पता कि कितने लोग जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, खासकर जो विजुअली इम्पेयर्ड है और हियरिंग इम्पेयर्ड हैं, क्योंकि ये फिल्म जितनी बाकी लोग तो देख लेते, बट आपकी कम्युनिटी में से कितने लोग हैं जिनके लिए ऑडियो डिस्क्रिप्शन में इन प्लेटफॉर्म्स पे सारी फिल्में एक तो उपलब्ध हैं, दूसरा साइन लैंग्वेज में भी उपलब्ध हैं, और भी कोई एडवांस फॉर्मेट्स आएंगे तो उनमें भी उपलब्ध है। तो और हम क्वालिटी को लेकर बहुत पर्टिकुलर थे, क्योंकि जैसा हम देना चाहते थे, जिस फ्लेवर के साथ, उसका हम पूरा कंट्रोल भी रखना चाहते थे, ताकि हम हर चीज वेरीफाई कराएं। और ये तीनों फिल्म के प्रिंट सेंसर बोर्ड के पास है, तो वो स्टेप भी हम लेना चाहते थे, क्योंकि अगर जब तक हम ओटीटी पे जाते तो हमें सेंसरशिप की जरूरत नहीं थी, लेकिन जब हम इस फिल्म को सेंसर बोर्ड में लेके गए तभी तो ये डिस्कशन शुरू हुई कि फिल्म्स को कैसे इंक्लूड करना है। ओटीटी पे जाने के लिए सेंसरशिप की जरूरत भी नहीं थी, पर बहुत जल्द वहां भी आ जाएगी। जैसे जिस प्रकार की फिल्में वहां अब मतलब जिस डायरेक्शन में वहां पे भी फिल्में आ रही हैं, वहां पर भी सेंसरशिप वो मजबूर करेंगी कि भारत सरकार वहां पे अपनी इंटरवेंशन जरूर दे। तो फॉर ऑल दीज रीजंस, और तीसरी चीज ये कि जो गरीब तबका है हमारे देश का, गरीब वर्ड नहीं बोलना चाहिए, जो जिसका स्केल ऑफ इकोनॉमी, ऑफ इनकम, ऑफ अफोर्डेबिलिटी उतना नहीं है। फॉर एग्जांपल, जैसे जहाँ सिपाही काम करते हैं, इनके स्टाफ में इतने ड्राइवर्स हैं, इतने लोग हैं जिनके घर में पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले लोग हैं, वो लोग कहाँ देखते हैं ओटीटी? उनके पास सब्सक्रिप्शन पैसे देने के लिए नहीं है, तो वहां वो सिनेमा, वो मैसेजिंग रुक जाती है, तो वो पायरेटेड मीन्स और फॉर्म्स को एक्सेस करते हैं। आप देखो ना, कितनी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं जहां पर पे सारी पेड फिल्में आप फ्री में देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पायरेसी कंट्रोल करने का भी एक ही तरीका था कि फिल्म को आप लिबरल कर दो, फिल्म को आप ओपन कर दो। तो वहां पर हम काफी हद तक कामयाब हो पाए। मैंने बहुत टाइम ले लिया सर आपका, पर 2 सवाल मैं जानना चाहता हूं आपसे। और एक, इंडिया में आपने कहाँ कहाँ इस मूवी को दिखाया है अभी, और फ्यूचर गोल्स क्या हैं आपके? जी दानिश जी, ये फिल्म कल ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च आइसर में स्क्रीन की गई है। ये फिल्म मोहाली में, आज डीएवी कॉलेज अमृतसर में स्क्रीन की गई है। कल ब्लाइंड एसोसिएशन ऑफ चंडीगढ़ का क्रिकेट टूर्नामेंट का फिनाले है, वहां पर जितनी भी टीम्स हैं उनके साथ इस फिल्म को सेलिब्रेट किया जाएगा। इस फिल्म को जो ब्लाइंड सोसाइटी फॉर चंडीगढ़ है या ब्लाइंड स्कूल फॉर चंडीगढ़ है, उन्होंने इस फिल्म को एंडोर्स करके लेटर इशू किया है। नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड ने, दिल्ली ने भी इस चीज को एंडोर्स किया है, फिल्म को लेटर्स के थ्रू, और ऑफिशियल अपने लेटर हेड पे। और यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया रिलेशनशिप काउंसिल, जो कि कैलिफोर्निया में है, उन्होंने पूरी भारतीय कम्युनिटी नॉर्थ अमेरिका को एक लेटर इशू किया है, जिसमें उन्होंने इस फिल्म के बारे में जिक्र किया है और बताया गया है कि भारत से ये एक बहुत ही इंस्पिरेशनल एक स्टेप लिया गया है, जिसको हम सब लोगों को देखना चाहिए। पहली दफा शायद मेरे करियर में हुआ है कि इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने, मतलब जो इनकी जो गिल्ड है, उन्होंने एक एप्रिसिएशन लेटर फिल्म के लिए दिया है कि इट्स अ लैंडमार्क स्टेप इन इंडियन सिनेमा। सो ये रही कि क्या है अभी
इंडियन आर्मी के लिए स्क्रीनिंग प्लान की जा रही है, क्योंकि डिसेबिलिटी और बहुत सारी सिचुएशंस हर फील्ड में है। वहां पर हमारी मुलाकात पंजाब के राज्यपाल गवर्नर साहब से भी हुई है, जो चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं और जिनके रही चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के थ्रू फिल्म को जितने भी चंडीगढ़ के गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें दिखाने का एक प्लान बनाया जा रहा है कि कैसे दिखाया जाए। अभी हालांकि बोर्ड के एग्जाम्स आ रहे हैं, तो थोड़ा एग्जामिनेशन में स्कूल्स स्लाइटली इस प्लान को मूव फॉरवर्ड करेंगे, बट जैसे कि आई थिंक नेक्स्ट सेशन आएगा जो कि अप्रैल से है, तो फिल्म्स की स्क्रीनिंग में एडवांसमेंट हो जाएगी। मार्च में बहुत अच्छी इंस्टीट्यूशंस जैसे कि अकाल अकेडमी बड़ू साहब हो गई, आपके पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, ऐसे पंजाब यूनिवर्सिटी हो गया, और ऐसे जितनी भी प्राइवेट और स्टेट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर इन फिल्म्स की स्क्रीनिंग का आयोजन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू हमारे पास बहुत अच्छे से रिसीव हो चुका हुआ है। हम डेट्स के साथ की स्क्रीनिंग्स को बड़े स्तर पे अनाउंस करें। तो हमारा प्लान ये था कि ना केवल लोग इस फिल्म को देखें, बल्कि जब स्क्रीनिंग्स हो तो हम लोग अपनी पूरी टीम के साथ लोगों से इंटरेक्ट करें, और वहां पर एक फोरम क्रिएट हो जहां पे Q&A भी हो, और उसके थ्रू लोग और बेटर वे से हर आदमी से इंटरेक्ट कर पाए, और जो भी उनके कोर इश्यूज हैं जो भी डिस्कस करना है वो उस विषय में बात भी कर पाए। तो एक बहुत अच्छा प्लान हमारा सीमेंट होता जा रहा है। हमें लेस्टर यूके से भी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आ गया है। लगभग सभी डिसेबिलिटी फिल्म फेस्टिवल्स को अप्राइज कर दिया गया है। उम्मीद करते हैं जल्दी जो पर्पल फेस्ट है जो इस वर्ष होगा या 2025 की शुरुआत में होगा, वहां पर भी हमारी फिल्म को इंक्लूड किया जाए, और जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी प्रोग्राम्स हैं उनमें भी इस फिल्म को अपनी स्पेस मिलेगी। तो हम बिल्कुल मानजनक और बहुत ही रिस्पेक्टफुली हम हर फोरम को लिख भी रहे हैं और उनको फिल्म के बारे में अप्राइज कर रहे हैं, और उससे एक कड़ी से दूसरी कड़ी, दूसरी कड़ी से तीसरी कड़ी जुड़ती जा रही है। और जिन लोगों की समर्थता नहीं है कि वो फिल्म की स्क्रीनिंग का आयोजन कर पाए या कुछ कर पाए, तो उनके लिए हमने ओपन किया है कि फिल्म आप जरूर देखें और फिल्म के बारे में आप लिखें। तो वो उनके लिए, उनके दायरे में वो मुमकिन है, तो हम उसमें उनका साथ दे रहे हैं। राइट, थैंक यू सो मच। शिव, क्या रहेंगे फाइनल वर्ड्स? आप क्या एज एन एक्टर, एज एन एक्टिविस्ट क्या एक्सपेक्ट करते हो बाकी डायरेक्टर्स से, ओजस्वी जी से? व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन एंड व्हाट आर द फाइनल वर्ड्स? बिल्कुल दानिश भाई, मैं तो यही चाह रहा हूँ कि बिल्कुल इन्होंने जैसे कहा ना कि एक ब्लाइंड का करेक्टर एक ब्लाइंड क्यों ना करे, क्यों हमें दूसरे किसी की हेल्प लेनी पड़े। तो इन्होंने मौका दिया है। हमारे अंदर भी टैलेंट की कमी नहीं है। आप सभी जानते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स, म्यूजिक कंपोजर्स हमारे पास हैं। अगर उनको मौका मिल रहा है तो बहुत अच्छी चीज है ये, और इससे मेरे ख्याल से आने वाले 5, 7, 10 साल बाद ये चीज शायद आगे आने वाले टाइम में हो जाए कि अगर आप फीमेल का रोल फीमेल को दे रहे हो, मेल का रोल मेल को दे रहे हो, तो ब्लाइंड का रोल भी एक ब्लाइंड पर्सन कर सकता है और बहुत अच्छी तरह से कर सकता है। और जो रही नेगेटिविटी की बातें, एटलीस्ट डिस्कशन शुरू हुआ है, और उम्मीद तो यही है कि ये आगे बढ़ेगा। और फ्यूचर में भी ओजस्वी भाई से प्लान है कि मतलब हम बात कर रहे थे कि लोग कह रहे हैं कि रब दी आवाज का जो सीक्वल है वो आना चाहिए, और अब देखते हैं कि शर्मा जी की आगे क्या प्लानिंग रहती है इसके बारे में। बढ़िया। ओजस्वी जी, आपके कोई फाइनल वर्ड्स जो मैंने आपसे नहीं पूछा, जो आप लिसनर से कन्वे करना चाहें? सर, बहुत अच्छे से सारे सभी, मुझे आपसे बात करके ऐसा नहीं लगा कि शायद ऐसा लगता है कि बहुत समय से जानते हैं एक दूसरे को, और बहुत अच्छे मन से हमने इस बात को रखने का प्रयास किया है। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि लोग देखें फिल्म को। एक फिल्म मेकर की यही इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनकी फिल्में देखें, उस फिल्म के बारे में बात हो, और फिल्म को और आगे कैसे ले जाया जा सके इस विषय में बात हो। क्योंकि हमारा जो थॉट है वो एक फिल्म पे ही नहीं टिका हुआ, हम एडवांस करके अगली फिल्म के विचार में ऑलरेडी जा चुके हुए हैं, और उसके अंदर और हम क्या चीजें ऐड कर सकते हैं, और डायमेंशंस क्या इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, और ऑडियंस के क्या हैं, वो हमारी आने वाली फिल्म में आप हमें जरूर सुझाव दें, आने वाली फिल्म के बारे में, ताकि हम अपने किरदारों को और अच्छे से और डायमेंशन से एक्सप्लोर कर पाए। अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर सकते, अच्छे से ही करते हैं हर किरदार को, और डायमेंशंस को इंट्रोड्यूस किया जाए, ताकि आप लोगों के लिए फिल्म, अब हो सकता है अगली फिल्म और किस सब्जेक्ट पे हो, लेकिन ये जरूर रहा कि वो ऑडियो डिस्क्रिप्शन के साथ जरूर रहेगी,
और उसमें जब भी किरदारों को दिखाया जाएगा या प्रेजेंट किया जाएगा तो उन्हें ऑन देयर मेरिट एंड विथ फेयर ट्रायल विथ प्रॉपर वो किया जाएगा, ताकि आप हमसे ये भी अपेक्षा रखते हैं कि जो परफॉर्मेंसेज आए वो भी अव्वल दर्जे की होनी चाहिए, तो हम उसमें भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि इन दी एंड परफॉर्मेंस जो है वो आप लोगों को पसंद आनी चाहिए। कहीं भी 19 नहीं रहनी चाहिए, 20 ही रहनी चाहिए आप लोगों के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दानिश जी इस मंच पे हमें बुलाने के लिए। रेडियो उड़ान के सभी सुनने वालों को मेरी ओर से ढेर सारा प्यार, और आप हमारी गुनगुनाती आवाज जरूर देखें, जरूर सुने फिल्म को, और रेडियो उड़ान रोज सुन। तो लिसनर्स, आज हमने बात की डायरेक्टर प्रोड्यूसर ओजस शर्मा जी से, शिव कुमार जी से, और मल्टी इंक्लूसिव मूवी रब आवाज के बारे में हमने बात की। इस मूवी को ज्यादा से ज्यादा सुने, देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको दे दिया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। अगले सप्ताह होगी मुलाकात किसी और पर्सनैलिटी के साथ। दीजिए इजाजत, रहिए रेडियो उड़ान। बाय। आइए मित्रा ज्योति के साथ सशक्तिकरण की दुनिया को कीजिए अनलॉक। डिजिटल साक्षरता, रोजगार के अवसर और उच्च शिक्षा सहायता जैसी परियोजनाओं के साथ 34 वर्षों के अनुभव का लाभ उठाएं। मधु सिंघल के नेतृत्व में मित्रा ज्योति दृष्टिबाधितों के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। डिजिटल साक्षरता, रोजगार और उच्च शिक्षा की परियोजनाओं के साथ जीवन बदल देती है। आपके लिए मित्रा ज्योति खोल सकती है स्वतंत्रता के द्वार। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.mitrajyoti.org पर या फिर कॉल करें 08022587623 पर। तो आज ही मित्रा ज्योति से जुड़े और अपनी स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त करें।